सर वेलकम प्लीज। आप सभी का इस कन्वर्सेशन में फिर से स्वागत है। आज हम लोग नए एपिसोड के साथ, लॉन्ग स्टोरी के नए एपिसोड के साथ, आज काउंसलिंग के फाउंडर और डायरेक्टर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं। आगे की हम बातचीत ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन इंट्रोडक्शन हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, आपसे समझते रहेंगे। स्वागत है सर, टाइम देने के लिए थैंक यू। और जो सबसे पहला जो आपसे सवाल है बेसिकली कि आपने पीछे कोट लिख रखा है या किसके अप्रूवल पे लिखा गया था, या आपने लिखवाया है, किसी ने टीम के लोगों ने गाइड किया है? तो जब हम लोग इस कंपनी को शुरू कर रहे थे तो हर जगह कॉर्पोरेट में होता है कि रन आफ्टर एक्सीलेंस, you know, you have to be the best. That's a Right. great challenge. That's what everybody want to do. Everybody want to focus on. But when we were starting this company, we wanted it to be a different company. Okay. Where जहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम हम enjoy करें, Okay. हम अपने काम में खुश रहें, हम अपना जो काम कर रहे हैं वो हमारी पैशन होनी Best. चाहिए। तो इसलिए लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो जो कोट है वो है कि डोंट बी एवरेज, बी ऑसम। Okay. ऑसम इज लाइक जो भी आप काम कर रहे हो ना, सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है, वो हर किसी को अच्छा लग रहा है, और इस पूरी प्रोसेस में हर किसी को एक एलिवेटेड फीलिंग आ रही है। Okay. एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में हमने एक्सीलेंस को चेंज कर दिया Okay. Awesome. और ऑसमनेस की तरफ हम Okay. लोग Awesome हम हर चीज में एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे होते हैं, हाँ। जो कि एक बहुत भागदौड़ है कॉर्पोरेट लाइफ में, और एक्सीलेंट होने के लिए, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए जो चैलेंज, मतलब ये उस वर्ड से जो उसको एक तरीके से रिमूव किया, तो किसका आइडिया था? यू हैव लाइक बिल्ट योर टीम बिल्ट दैट? तो ये हमारी टीम का ही आइडिया था, और हमारे यहाँ काफ़ी क्रिएटिव लाइक काफ़ी विमेन पावर है हमारे यहाँ। ओके। जो कि प्रीति चतुर्वेदी लीड्स करती है। तो ये हमारे यहाँ जो विमेन टीम है उसका आइडिया था। अच्छा। हाँ। बहुत शानदार, मुझे भी लगा, अच्छा लगा। पहली बार आई हैव रेड समथिंग व्हिच इज more relatable to us also, because we feel that कि awesome is the good word. ठीक है सर। awesome से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक प्रेशर कम हो जाता है कि नहीं यहाँ पे हम भाग दौड़ में नहीं। एक जो सबसे पहला जो लोगों को समझना है अभी पूरे इमर्जिंग स्पेस में, स्टार्टअप की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की इमरजेंस में, कि जो लोग भी इस टेक वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, तो वो लोग कहाँ से शुरू हुए हैं, उनकी जर्नी क्या रही है? पीपल आर मोर इंटरेस्टेड अबाउट दैट। और उसके अंदर जितनी भी कहानियाँ आती हैं वो बड़ी थोड़ी सी वैसी होती है जो ऊपर से आ जाता है सब कुछ। IIT से पढ़े, वो यहाँ से पढ़े, ऐसे बिल्ड कर दिया, ये बिल्ड कर दिया। तो मतलब आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? वी आर लाइक मुझे हम लोगों की जो जर्नी है, बहुत सारे लोग जो हमारे एज ग्रुप में है, वो अगर आपने 3 इडियट्स देखी है, हाँ देखी, तो बेटा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। हाँ। राइट। तो अगर हम 90s में जाते हैं, जब हम लोग स्कूल से निकल रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे, तो 2 करियर आपकी। तो स्कूलिंग एक कानपुर में हमारी स्कूलिंग हुई है। एक स्कूल है पंडित दीनदयाल विद्यालय, बहुत ही सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति पे फोकस्ड है ये विद्यालय। तो जब वहाँ से निकले तो फिर इंजीनियरिंग या डॉक्टर 2 ही ऑप्शन होते थे उस टाइम पे। तो फिर इंजीनियरिंग में गए, वहाँ पे ही कानपुर में ही कॉलेज है HPTI। कॉन्शियस माइंड से चुना गया था या पीयर प्रेशर में या जबरदस्ती? ये जस्ट हो गया। ओके, अच्छा। वो ही 2 चॉइसेस थी, या तो मैथ्स लेना है या बायो लेना है। तो मैथ्स ले ली। अब मैथ्स ले ली तो इंजीनियरिंग करना है। तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया किसी ने, बस हो गया। और फिर वहाँ के बाद में फिर वहीं पे कानपुर में कॉलेज है HPTI करके। तो HPTI एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से फिर मैंने इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट किया। और बीटेक कंप्लीट करके उस टाइम पे 99 में सॉफ्टवेयर का बूम था, IT का बूम था। तो फिर एक कंपनी कंप्यूटर साइंसेस कॉर्पोरेशन में जॉब। उस समय जो मतलब इंजीनियरिंग में जो लोग जा रहे थे, उस समय एक नहीं होता कि एक डायलेमा जैसा सिचुएशन कि आगे क्या होगा।
उस समय तो था वो सिचुएशन ऐसा उस कि टाइम क्लैरिटी तो थी? बहुत अनसर्टेनिटी थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए भी कि एक Y2K का बूम चल रहा था 2000, और उसके बाद में .com का बबल बस्ट हो रहा था, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी थी ईयर 99-2000 में आईटी में। लेकिन एक जो चीज़ फंडामेंटल है वो ये है कि कंप्यूटर्स जैसे जब 80s में आना शुरू हुए तो धीरे धीरे वो हमारी लाइफ का पार्ट हो गए। ऐसे ही जब कंप्यूटर्स आ गए तो सॉफ्टवेयर का एक नेक्स्ट लॉजिकल ग्रोथ थी। तो अगर आप देखोगे कि 2000 से लेके 2010-2012 तक सॉफ्टवेयर में बहुत बूम रहा, बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो उस तरीके से अडॉप्शन जो था सॉफ्टवेयर का वो कंप्यूटराइजेशन के कारण बढ़ता गया और उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने अपने यहाँ पे देखा कि कंपनीज जैसे इन्फोसिस, TCS, उन्होंने मेजर ग्रोथ हुई उनकी उस पीरियड में। उसमें हाँ अभी भी वो दे आर ग्रोइंग। सो मतलब उस जगह से निकल के और जब आप आगे बढ़े, मतलब आपकी आगे की जर्नी कहाँ से शुरू हुई है जो टेक के उसमें? तो उसके बाद में फिर कुछ साल मैं यूएस में शिफ्ट हो गया था, तो यूएस में रहा और धीरे धीरे 2009-10 की तरफ देखा कि एक वर्ल्ड शुरू हुआ एनालिटिक्स का, डेटा एनालिटिक्स। ये मतलब ये शब्द 9 में इमर्ज हुआ, 10-9 के दौरान? ये पहले से था बट धीरे धीरे एक जो हाई लेवल अडॉप्शन है वो इंक्रीज हुआ। हाँ, तो फिर 2010 में मैंने अपनी कंपनी चेंज की और डेटा एनालिटिक्स स्पेस में ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर 2014-15 तक मैं डेटा एनालिटिक्स में ही काम करता रहा और उसमें काफ़ी कुछ करने को था। मतलब डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारे अभी और भी उसके डायमेंशन खुले हैं उसके आ जाने से, कि बहुत सारे बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करके और जल्द उसके इनपुट्स पे लोगों ने बड़ा तेज़ी से वो कर दिया। तो अगर मैं एक नॉर्मल समझना चाहूँ कि उस समय डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि अभी जाके एक्सपैंड हुई हैं या फिर? तो 2000 अगर हम 10-11 की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स भी बहुत नेसेंट स्टेज में था, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी। बट उसके कुछ सालों बाद में बिग डेटा आ गया 2013-14 में। बिग डेटा के आने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हुई। पहले जो कंट्रोल था बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स, लिमिटेड वेंडर्स का था। फिर उसके बाद में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के आने से बहुत ही एक्सपैंडेड अडॉप्शन हुआ। और बिकॉज डेटा आ गया तो फिर और डेटा के साथ में एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड था, वो था क्लाउड का। अच्छा, ब्लॉकचेन। उस टाइम पे क्लाउड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हुई। तो जो नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, एक था डेटा और दूसरा था आपको कंप्यूटिंग। ओके। तो कंप्यूटिंग क्लाउड से मिल गई, डेटा बिग डेटा एडॉप्शन से आया। तो उसके बाद में फिर 2017-18 में AI एडॉप्शन शुरू हुआ, क्योंकि AI के लिए ये दोनों प्री रिक्विजिट्स थे कि आपके पास बहुत लार्ज स्केल डेटा होना चाहिए और कंप्यूटिंग। तो फिर वहाँ पे 2017-18 से मैंने AI पे फोकस करना शुरू किया। So you were in India, like you were in US? हाँ, मैं इंडिया में ही था और was working with a company called United Health Group, Optum। तो वहाँ पे फिर हमने पहले बिग डेटा इम्प्लीमेंट किया और बिग डेटा के बाद में फिर AI फोकस। ओके। सो मतलब अभी तक के, मतलब जहाँ तक आपकी जर्नी अभी हमने डिस्कस किया, मेजरली एक होता है ना इंसान को कि धीरे धीरे जैसे आज की उम्र में हम ये ढूंढना चाहते हैं कि हमें हमारा गोल क्या है, हम किस डायरेक्शन में अगर 50 साल 60 साल अभी से इमेजिन करना शुरू करते हैं। तो हैव यू आल्सो इमेजिन दैट इन योर स्टेज? अब अगर हम पहले सोचें तो आप लॉन्ग टर्म सोच सकते थे। आज की डेट में आपकी टेक्नोलॉजी, आपके चीज़ें हर 3 से 5 साल में बदल जाती हैं। तो अभी इतना लंबा सोचना बहुत ही टफ है। अभी क्या है कि जैसे अगर हम नेक्स्ट 10 इयर्स की बात करें तो उसके पीछे ही रीज़न था कि हम लोगों ने कॉन्सेंट को और AI के फोकस शुरू किया, क्योंकि नेक्स्ट 10 इयर्स AI से हमारी पूरी लाइफ इम्पैक्ट होगी।
और कैसे इम्पैक्ट होगी, जैसे हम लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं। अगर आपके पास एलेक्सा है, अगर आप सीरी यूज कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी कॉन्वर्सेशनल एआई यूज कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें, जैसे अगर हम 80s में जाएं तो कंप्यूटर्स हमारी लाइफ का पार्ट हो गए, अब सभी के पास लैपटॉप जी है, बिल्कुल राइट। वैसे ही धीरे धीरे एआई हमारी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, हर एस्पेक्ट। बिल्कुल आप सुबह सो के उठने से रात में हर सोने तरह से तक, और तरीके इवन सोते समय आपकी स्लीप मॉनिटरिंग और आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग बिल्कुल सब कुछ एआई के थ्रू होगी। तो एआई को हम लोग कहते हैं कि ये जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है, ओके जो कि हर चीज में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट 10 इयर्स में बिहेवियरल टेक्नोलॉजी बन जाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट 10 इयर्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एआई का अडॉप्शन बहुत बढ़ेगा। ओके अगर जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना हो चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई हम उसको कहते हैं, तो उसका अडॉप्शन धीरे धीरे और तेजी से बढ़ रहा है। तो एआई की डिफरेंट फील्ड्स हैं, जनरेटिव एआई एक फील्ड है उसमें। अब उसके जैसे अच्छे सॉल्यूशंस आए तो अडॉप्शन बढ़ रहा है। तो ओवर नेक्स्ट 7-8 इयर्स वी विल सी कि हमारा एआई का अडॉप्शन चलता रहा, बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसलिए अर्ली स्टेज पे हम लोगों ने इसको एआई कंपनी को शुरू किया, और हमारा फोकस प्राइमरीली हेल्थ पे है। ओके क्योंकि जैसे थोड़ा सा कोइंसिडेंट भी था कि हमने 2020 में शुरू किया, ओके और कोविड आ गया। तो कोविड, सो यू वर बिफोर कोविड, राइट। सो दैट वाज मतलब बड़ा मेजर कोइंसिडेंस है, और जरूरत भी थी। अच्छी बात ये थी कि हम हेल्थ में काम करते थे। ओके उससे पहले भी तो मैंने लास्ट 20+ ईयर से हेल्थ में ही काम कर रहा हूँ। तो फिर अब जब कोविड आया, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है हेल्थ और टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत रेयरेस्ट अभी जो है एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हेल्थ का चैलेंज, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी उसमें कुछ कर पाए। हाँ, और ये प्रॉब्लम जो हमारी हेल्थ के चैलेंजेस थे वो हमें पहले से भी पता थे, ठीक है। लेकिन जब कोविड आया तो अगर आपको याद हो कि हॉस्पिटल के बेड फुल हो गए हर जगह, तो रियलाइज हुआ कि हमारे पास एडिक्वेट हॉस्पिटल्स नहीं है। अब अगर हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो आप लोगों को कैसे ट्रीट करोगे? तो बहुत नए नए मेथड्स इसमें इवॉल्व हुए। ऐसे ही हमने देखा कि हमारे पास मेडिकेशंस नहीं है। बिल्कुल। अगर उस टाइम पे मतलब डोलो और आइबुप्रोफेन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, तो मिला कि हमारे पास एडिक्वेट सप्लाईज नहीं है। अगर आपको याद हो कि जो इंजेक्शंस थे उनके लिए लोगों ने कितना पे किया, इवन थर्मामीटर जो डिवाइसेस थे, छोटी छोटी चीजें, जो ऑक्सीमीटर है जिससे हम ऑक्सीजन नापते हैं, वो भी नहीं मिल रहे थे। बहुत चैलेंजेस थे उसमें। तो कोविड में हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारी पॉपुलेशन के लिए हमारे हेल्थ रिसोर्सेस एडिक्वेट नहीं है। ओके। अब अगर नहीं है तो आप ओवरनाइट चेंज भी नहीं कर सकते, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सो देन एआई कैन काइंड ऑफ बिकम वेरी यूजफुल टू। ओके। जैसे अगर आप रिमोट में जाएं, तो आज की डेट में हम लोग रिमोटली पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके वाइटल्स को देख सकते हैं। कैसे, मतलब ये कैसे फंक्शन करता है आपका होल पूरा? तो जैसे कई सारी डिवाइसेस हैं। एक आपने वॉच तो देखा, जैसे एप्पल वॉच है, कोई भी वॉच है, वो आपके वाइटल्स, आपका ब्लड प्रेशर, वो सब मॉनिटर करता रहता है। उसके आगे फिर नई तरीके की डिवाइसेस आ गई, जैसे रिंग आ गई है। आप उसको अपनी फिंगर में पहन लीजिए, आपके 17 वाइटल्स को वो चेक करता रहेगा। 17 वाइटल्स को। पैचेस आ गए हैं कि आप अपने आर्म पे, या जैसे जो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उनको एक पैच लगा दिया जाता है, जो अगली नेक्स्ट 30 डेज, जैसे किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ तो नेक्स्ट 30 डेज तक वो मॉनिटर करते रहेंगे कि उनके कोई वाइटल्स जो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से नए तरीके की डिवाइसेस आ रही हैं, नए तरीके के मेथड्स आ रहे हैं। जैसे जो लोग आईसीयू में हैं, तो आईसीयू में उनके बेड्स को स्मार्ट कर दें, और वो जो पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है और उसके सारे मेजरमेंट्स ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। मतलब उसके लिए कोई फिजिकल विजिट की जरूरत नहीं होगी। तो जब कोविड हुआ तो ये चीजें बहुत क्लियर हो गई सबको कि जो हमारे पास हेल्थ केयर के रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं है, और उसके ऊपर मुझे लगता फोकस भी नहीं था, ऐसा फोकस भी नहीं था। मतलब था, लोग ढूंढ तो रहे थे लेकिन वो स्लो था। सबसे बड़ी बात है कि आप कोविड के पहले गवर्नमेंट की स्पेंडिंग चेक करो
और कोविड के बाद में करो, बिल्कुल। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 4-5 टाइम्स बढ़ गई है। और पूरी दुनिया के साथ हुआ है पूरी इसमें। दुनिया। आज की डेट में गवर्नमेंट का फोकस इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके मॉडर्नाइजेशन पे है, जो कि जनरली कभी नहीं होता था। तो एक अवेयरनेस हर जगह आ गई। आप इतने सालों से कई अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अलग अलग काम किया दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का एक जो होता है वो कहीं शुरू से चल रहा था या दिस इज योर फर्स्ट स्टार्टअप और लाइक समथिंग, क्या इसके पीछे क्या पक रहा था? मतलब आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडियंस में इनग्रेन्ड है। हर किसी को कुछ अपना करना है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ये चीज़ कोई नई हो गई हो, जी। ये हमारे कल्चर का पार्ट थी। Okay. मतलब अगर आप कई 100 साल पहले भी जाएंगे तो भी जाएंगे कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप हमारी सोसाइटी का पार्ट था। ओके। लोग खुद के काम करते थे। बहुत ही कम लोग थे जो दूसरों के लिए काम करते थे। ओवर पीरियड पिछले कुछ सालों में हमारा, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ ब्रिटिश के टाइम में, उसने हमारे सिस्टम को क्लर्क ओरिएंटेड कर दिया कि हम क्लर्क प्रोड्यूस करने लगे। इंटरेस्टिंग है बातचीत। लेकिन इसमें मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप जो ब्रिटिश से पहले की बात कर रहे हैं, तो गिव मी सम एग्जांपल सो दैट आई कैन रिलेट एंड आवर व्यूअर्स कैन रिलेट विद दैट टाइम एंड नाउ। तो देखिए, जैसे अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को ही ऑब्जर्व करें तो पिछले कुछ सालों में एक गवर्नमेंट की तरफ से पुश आया है स्टार्टअप इंडिया का। स्टार्टअप पहले लास्ट अगर हम 50 इयर्स देखें तो स्टार्टअप खोलना बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस चीज़ को बहुत आसान किया है, और आसान के साथ में एक पॉजिटिव रिकॉग्निशन आई है, क्योंकि फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ स्टार्टअप इंडिया इज ए प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज कर रहा है। इस पॉजिटिव एक्सेप्टेंस में एक ना, मैं किसी फाउंडर थे उनसे बात कर रहा, तो उनकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही थी कि उनको कह रहे कि पीपल आर नॉट टेकिंग एज ए, मतलब रिकॉग्नाइज ही कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की बात। करेक्ट। मतलब स्टार्टअप वर्ल्ड में तो एक आइडेंटिटी हो सकती है कि आपकी चीज़ें, वो नहीं समझ रहे हैं कि ये भी एक जर्नी हो सकती है जीवन की। और देखिए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज था। अगर आप पहले जाएं कि हमारी साइकी ये थी कि सबको एक सिक्योर जॉब चाहिए, और जैसे ही आप हायरिंग के लिए जाओगे तो लोग कम सैलरी पे एक सिक्योर जॉब लेने के तैयार होते थे। गवर्नमेंट के लिए अभी भी जो होते वही जॉब ग्रुप डी के लिए जो होती है भर्तियां, मतलब रेलवे में, उसमें बड़े से बीटेक किए हुए टैलेंटेड बच्चे मतलब फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक सिक्योरिटी इनग्रेन्ड रही हमारे साइकी में। लेकिन जब स्टार्टअप सक्सेस होने शुरू हुए, गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन हुई, तो स्टार्टअप थोड़ा सा फैंसी हो गया। तो आज की डेट में जो बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय लोग भी हैं, उनको हेजिटेशन नहीं है स्टार्टअप ज्वाइन करने में। वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड्स भी उसके प्रोपोर्शनलिटी मिलते हैं। तो ये जो फैक्टर्स थे जिनको हम काइंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं, इन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत गाइडेंस किया। जैसे आज की डेट में आप अपने कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ में कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, शुरू हो गए हैं, जो हम लोगों के दौरान से शुरू हो गए थे। करेक्ट। स्टूडेंट्स हैं, उनको अवेयरनेस है स्टार्टअप्स की, तो बहुत सारे स्टार्टअप कॉलेजेस से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज से कुछ साल पहले, आज से अगर 7-8 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो इवन हमारे जैसे भी लोग हैं जिनको हम लोगों ने 20-22 साल काम किया इंडस्ट्री में, हमें इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स पता है, हम उन प्रॉब्लम्स के साथ में रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी पता है, हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, हमें ये चीज़ें पता हैं। और अब स्टार्टअप के लिए इतना अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना, माहौल बना, तो फिर क्यों नहीं। अच्छा, अगर आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मतलब आपको प्रॉब्लम्स चाहिए हैं, आपको उनको सॉल्व करना आना चाहिए, आप सॉल्व कर सकते हैं, और तो आप स्टार्टअप करके उसको आप अपना एक सेटअप बना सकते हैं। तो ये कुछ एक इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है। ओके। मतलब ऐसा बहुत सारे अभी बच्चे निकलते हैं कॉलेज से, इनफॉर्मेशन सेंटर से, तो नहीं, उनको भले ही 4-5 स्टाफर फेल कर जाएं, लेकिन वो करते वही हैं। तो एक वो उस तरह की भी जर्नी है। एक आप जैसे मतलब व्यक्तिगत जर्नी है कि आपने जॉब से शुरू करके आपने एक इकोसिस्टम को डेवलप किया,
देन यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। एक मतलब अभी देख रहा हूँ कि देयर आर बहुत सारे यंग फाउंडर्स हैं, जब आप उनके बीच बैठते होंगे, उनको सुनते होंगे, देखते होंगे एज ए ऐसी किसी भी रूप में, मेंटर, इन्वेस्टर, जो भी आप हो सकता है, और जो आपके जनरेशन के लोग हैं, किस तरह का दोनों का थॉट प्रोसेस है, हाउ दे आर फंक्शनिंग? देखिए, दोनों ही तरीके के एस्पेक्ट हैं। कुछ बहुत ही अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ जगहों पे उनका जो इनएक्सपीरियंस है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे मैं अभी 1 महीने पहले मैं कुछ स्टार्टअप से मिल रहा था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। वो आपको बता सकती कहाँ पे ड्रॉट हो रहा है, कितना ड्रॉट हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी क्या है। दे आर लाइक वेरी यंग फ्रेश किड्स कॉलेज से, तो उन्होंने सॉल्यूशन बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन सॉल्यूशन के बाद में उसको कॉमर्शलाइज करना, कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड करने हैं, कैसे आपको सेल करना है, कैसे रीच आउट करना है, अब उसका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक बात। तो उन केसेस में जो स्टार्टअप जैसे किसी अच्छे इंक्यूबेटर या किसी वेंचर फंड या किसी से एसोसिएट हो गए, उनको वो गाइडेंस मिल जाता है। बट कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, बट उनको कमर्शलाइजेशन नहीं पता है। तो ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं, इवन आज भी मैं कुछ को स्टार्टअप्स की हेल्प करता हूँ, तो जैसे उस फील्ड में जिन्होंने अच्छे सॉल्यूशंस बनाए हैं, कैसे उसको कमर्शलाइज करना है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। मार्केटिंग, मतलब मैं ये समझना चाह रहा था कि जो यंग फाउंडर्स और इनके जो एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे थे, उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी या प्लानिंग की बात कर रहे थे, वो कितना अभी इम्पोर्टेंट हो गया। और कई सारे जो आपने बताया कि स्टार्टअप्स जो है वो अच्छा कर तो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड किया हुआ है, चीज़ें बिल्ड, बट दे आर नॉट विद अ गुड टीम, राइट। सो कितना अभी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है वो लोगों को? आई थिंक ये एक एरिया है जिसमें हमें काफ़ी काम करना है। इसमें जो सपोर्ट है, आज जैसे अगर आप देखेंगे कि एक जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट है या फंडिंग इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स फंड हो जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं फंडिंग विंटर या फंडिंग इन्वायरमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स इसलिए क्लोज हो जाते हैं क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट होने के बावजूद उनके पास में एडिक्वेट कमर्शलाइजेशन का सपोर्ट नहीं है, एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं है। तो इस पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, एंजल नेटवर्क्स हो। कैसे काम किया जा सकता है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे बात होती है, तो कभी वो एक्साइटेड होते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं एक साथ। कि उनको जो है एंजल्स जो है दौड़ा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कोई मेंटरशिप है तो वो जो है वो भी क्लैरिटी से थोड़ा सा आगे के इन टर्म, चूँकि सबको एक चाहिए कि मुझे पता चल जाए आगे 1 साल 2 साल क्या होना है, तो उस वजह से वो बड़े फ्रस्ट्रेट रहते हैं। आई थिंक जो मेंटरशिप है इसको हम और ब्रॉड बेस्ड कर सकते हैं। जैसे अभी मेंटरशिप कुछ फोरम्स में लिमिटेड है, लेकिन अगर हम उसको एक मोर ब्रॉड बेस्ड इनिशिएटिव कर दें, इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप मिल रही है, भले ही हम उसको वॉलेंट्री बेसिस पे करें उसको, या फिर बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं अपनी कंट्री में, हम यूनिकॉर्न्स इतने सारे क्रिएट किए। तो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं तो आपका CSR ये भी होना चाहिए कि आप और स्टार्टअप्स को मेंटर करें, और एटलीस्ट 1-2 स्टार्टअप्स जिनको आप उस जर्नी के थ्रू आगे लेके आएँ। आई थिंक उससे बहुत इम्पैक्ट आएगा। मतलब जो लोग इनिशिएटिव कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को, या फिर थ्रू द गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से, एक मुझे लगता है कि मेंटर्स की एक लूप खड़ी करनी चाहिए, जो एक तरीके से थोड़ा ऑर्गेनाइज और एक मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, चाहे उनके जो फ्रस्ट्रेशन उसको एड्रेस करते हुए, ना कि किसी ट्रैप में एक तरीके से। अब देयर इज ए, देखिए गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बिल्डिंग। तो जैसे हम लोगों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी लेके आए, जिसमें आप सोशल बेनिफिट, सोशल स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे ही अभी CSG का चल रहा है, CSG के लिए कॉर्पोरेट्स के इनिशिएटिव हैं,
ऐसे ही एक मेंटरशिप की पॉलिसी ला सकते हैं और बिल्कुल। उसका जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस उनको क्रेडिट भी मिले। बहुत इंटरेस्टिंग आपने मतलब पहलू को टच किया है कि इस सेक्शंस पे भी अगर हमें करना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा बिल्ट हो रहा है अब हर दिन जो है हर सेक्टर के। आपको क्या लगता है जो हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप्स है वो किस डायरेक्शंस में ज़्यादातर पुश हो रहे हैं? और आपने मतलब एआई को इन्वॉल्व करके जो आपने इसमें कॉम्बिनेशन डेवलप किया है, तो इसके आसपास भी किस तरह के लोग डेवलप हो रहे हैं और किन चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं? राइट। तो देखिए, अगर हम पहले नीड की बात करते हैं, नीड कहाँ पे है? नीड है आज की डेट में हेल्थ एक्सेस की। इंडिया में एडिक्वेट डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड नहीं है। और ये है कि अगले 10 साल में विल बी शॉर्ट बाय ओवर 10 मिलियन डॉक्टर्स। तो जितने तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो एक एक्सेसिबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम है। ओके, एक्सेसिबिलिटी के बाद में फिर अवेयरनेस की बहुत प्रॉब्लम है। लोग छोटी प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट भी नहीं करते डॉक्टर्स को। पहले तो उनको मिलेंगे नहीं और फिर वो कंसल्ट भी नहीं करेंगे। कंसल्ट भी करते तो सीधा एकदम टॉप पे करेंगे, मतलब अब सीधा एम्स में पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली, आप देखिए, इसलिए भीड़ हो जाती है वहाँ पे। और फिर एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस के बाद में जो थर्ड प्रॉब्लम है वो अफोर्डेबिलिटी की है कि एडिक्वेट, अब अच्छे हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं। अब इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे आयुष्मान भारत पॉलिसी है, अफोर्डेबिलिटी पे बहुत सारा काम किया है, स्टेट्स काम कर रहे हैं। बट इसी में आपको अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत सारी आ जाती हैं। तो चाहे आप हेल्थ केयर फाइनेंस ले लें, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एम्प्लॉयर फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग हो गई, ये पूरी प्रोसेस बहुत पेनफुल है। पेनफुल इन द सेंस कि अगर आप के पास इंश्योरेंस कवरेज है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो एक प्री ऑथ लेना ही बड़ा प्रॉब्लम है बहुत। फिर अगर ट्रीटमेंट हो गया और डिस्चार्ज के टाइम में लोग घंटों वेट करते हैं। आप हॉस्पिटल के जाएंगे, अंदर तो लाइन लगी हुई है। अभी मेरा लेटेस्ट अभी 2 दिन पहले का एग्जांपल है मेरे साथ, जो प्री ओथ वाली अपनी बात की। बाद में पता चला आफ्टर टेकिंग दैट पॉलिसी माय फ्रेंड एंड सम फैमिली मेंबर्स वाज एडमिट, तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता था कि जाके पहले बताना होगा कि मैं जा रहा हूँ एडमिट कराने। राइट। तो वही चीज़, अब जैसे जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हॉस्पिटल में जब पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो अब तो हमारे पास सारा ही डेटा है। तो फेस डिटेक्शन, आपको डेस्क पे जाने की जरूरत ही नहीं। आप हॉस्पिटल में एंटर करिए, जैसे अभी डिजी यात्रा था, आप एयरपोर्ट पे सीधा वॉक इन कर लीजिए, सीधा फेस रिकॉग्निशन। तो ऐसे ही हमने एक फेस रिकॉग्निशन के साथ में पूरा पेशेंट रजिस्ट्रेशन लिंक कर दिया। तो पेशेंट हॉस्पिटल में वॉक इन करेगा, उसके फेस से रजिस्टर हो जाएगा, उसको पता है किस डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर के पास चला जाए। तो जो क्यूज लगी रहती हैं, लोग बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर जैसे आपने प्री ऑथ का कहा कि एडवांस में बताना होगा, ये अब प्रॉब्लम उसमें क्या है कि ये सारी प्रोसेस में हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी का इंटीग्रेशन नहीं है। तो हम लोग उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं एआई के थ्रू, कि हम आपको एक मैनुअल प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारे डेटा फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें आप इंफॉर्मेशन भेजिए और वो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करना। अगर आप ये देखो, कुछ साल पहले अगर मुझे आपको कुछ पैसे भेजने तो कितना हार्ड था, अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर वो सब करेंगे, लेकिन एक यूपीआई ने आके सब कुछ चेंज कर दिया। ऐसे ही जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, अगर हम उनको डिप्लॉय करते हैं एआई के थ्रू, तो आपको प्री ऑथ के लिए चैलेंज नहीं होगा। मतलब एक डिस्कशन उठा था मैं ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन टाइम कि एक हेल्थ कार्ड जो बनने की बात है, हेल्थ डेटा, मतलब एक तरीके से कि जैसे आधार कार्ड है हमारे, इंफॉर्मेशन है हमारे, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसी तरीके से हेल्थ इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी का फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बर्थ एंड टिल डेथ, अगर उस तरीके के कुछ इनिशिएटिव पे काम हो रहा है या कुछ इसका रिलेवेंट? हाँ, इस पे बहुत काम हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने डिजिटल हेल्थ लॉकर्स के लिए प्रोविजन किया है। हम लोगों ने एक पूरा प्रोडक्ट इसके ऊपर बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं CIPHR, क्लिनिकली इंटीग्रेटेड पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स।
इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है आपकी एक आईडी से सारी लिंक्ड है। आप किसी भी हॉस्पिटल से जाएं, कहीं भी जाएं, और ये सबको आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप गए डॉक्टर के पास में, आपने अपनी जो गवर्नमेंट की हेल्थ आईडी, अगर आपने हेल्थ आईडी बताई तो उस डॉक्टर को आपकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री मिल जाएगी। बट ना सिर्फ हिस्ट्री मिल जाएगी, मान लीजिए जैसे किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ, अब उनको उसके बाद में फिजियोथेरेपीज करानी है, तो हम लोग फिर उनको वो भी अलर्ट्स करते हैं कि आपका अभी सर्जरी हुई थी, अब सर्जरी के बाद में ये सारे स्टेप्स आपको लेने हैं। फिर हम उसको फॉलो करते हैं कि आपने ये स्टेप्स लिए कि नहीं लिए, वो सारा पूरा। तो ये इस पूरा टेक बेसिक फॉलो अप, इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ ये टेक से, पूरा एआई से ड्रिवन है। हम उस लेवल तक भी जाते हैं कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किस पेशेंट्स की जो फ्यूचर सिचुएशन है वो और डिटोरिएट होने वाली है, तो अगर हम उनको जल्दी मैनेज कर लें तो उनकी सिचुएशन उतनी खराब नहीं होगी। तो ये काम हम इंडिया में भी कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं। इंडिया में कितना चैलेंज है इस चीज़ को करने में? चैलेंज देखिए, हेल्थ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है इंटीग्रेशन का। हॉस्पिटल्स अलग हैं, डॉक्टर्स अलग हैं, इंश्योरेंस कंपनी अलग हैं, वो आपस में इंटीग्रेट नहीं होते हैं। उसके ऊपर जैसे अभी हम लोग जो कहते हैं कि FHIR फॉर्मेट्स होते हैं, फास्ट हेल्थ इंटरऑपरेबल रिसोर्सेज, तो उस पर जो अपना ABDM है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन उसको अब अडॉप्शन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हम लोग ऑन द सेम लाइंस इन स्टैंडर्ड मेथड्स को यूज़ करके कैसे हम इंफॉर्मेशन फ्लो को इंटीग्रेट कर दें और स्ट्रीमलाइन कर दें, उसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक मतलब कोई अगर स्टार्टअप हेल्थ में करने वाला लड़का अगर ये सुन रहा हो, तो 5-6 ऐसे चैलेंज बताएं जिसके ऊपर वो काम करना चाहे, कुछ इनिशिएटिव लगते हैं, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग जर्नी एंड माइट बी यू हैव सीन द एक्चुअल प्रॉब्लम कि इंडिया में उसको हम ले जाने। उस आप समझिए कि छत्तीसगढ़ का एक इंटीरियर इलाका हो, चाहे हमारे साउथ के किसी लैंग्वेज बैरियर के साथ काम करने की जगह हो, तो वहाँ पे अगर वो उस तरह का पहुँचाना हो, तो कौन कौन सी ऐसी 5-6 बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई एक व्यक्ति काम करना शुरू कर सकता है, सोच सकता है? राइट, देखिए अगर हम हेल्थ को डिवाइड करें तो ब्रॉड 4-5 एरियाज हैं। जैसे एक आपका फाइनेंसिंग का हो गया, एक आपका ट्रीटमेंट का हो गया जो हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर एक आपका डायग्नोस्टिक का हो गया कि कौन सी डिजीज है, चाहे वो आपकी पैथोलॉजी हो या आपकी इमेज बेस्ड डायग्नोस्टिक हो, फिर आपका फार्मेसी का हो गया जो आपका फार्मा डिलीवरी हो गई, फार्मा डेवलपमेंट हो गया। इन सभी स्पेसेस में चैलेंजेस हैं और पर्टिकुलरली एआई के थ्रू आप हर एक एरिया पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहें फाइनेंसिंग की अभी हम बात कर रहे थे, अब आप डिलीवरी में देखिए तो डिलीवरी में जो डिसीज प्रेडिक्शन है, कैसे आप करंट पेशेंट की स्टेटस से प्रेडिक्ट कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट जो हमारी हेल्थ आउटकम्स हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करती हैं कि आप क्या मेडिकेशन ले रहे हो, बट उस पर भी डिपेंड करती है आप क्या खाना खा रहे हो, आपके घर में कौन रहता है, आप अकेले रहते हो या 4 लोगों के साथ में रहते हो, आपके पास प्रॉपर घर है, आपका सोशल कंडीशन क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, क्लिनिकल हेल्थ क्या है। इस चीज को अभी तक हम लोगों ने इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है टू इनोवेट और हेल्थ को ऐसे हम इंटीग्रेटेड हेल्थ देखें रादर देन कि सिर्फ हम क्लिनिकल की ही बात करें। फिर जब हम बात कर रहे हैं जैसे डायग्नोस्टिक में जो AI बेस्ड इमेजिंग बेस्ड डायग्नोस्टिक है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कैंसर है, आप ह्यूमन या मैनुअल आई से कभी नहीं फाइंड करेंगे, लेकिन AI के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। आप ब्रेस्ट कैंसर को मच एडवांस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन कि कोई भी डायग्नोस्टिक करेगा या चेक करेगा। ये अभी इंडिया में इस पूरे प्रोसेस जो रन कर रहे हैं लोग एडवांस, मतलब उसकी डायग्नोसिस चल रही है, कई सारी कंपनीज काम कर रही हैं, कई सारे स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं, बट ये फील्ड इतना वास्ट है कि इसमें मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा लोग इस पे काम करेंगे उतना ही फास्ट इसका एवोल्यूशन होगा। एक जो है जो
कॉमन एक थ्रेड बनता जा रहा है एआई को लेकर। मतलब दोनों तरह की बातचीत है कि एआई बहुत सारे लोगों को जो है आसान बना देगा, नौकरियां खा जाएगा। जैसे अब इतने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, डॉक्टर है, पैथलैब है, ये है वो है, तो वो एक जो है लोगों को डर भी है, इंटीग्रेट होने में चैलेंज है। इस पर क्या वो एक मतलब वो कंसर्न है। और वो कंसर्न अगर आपको याद हो 80s में जब कंप्यूटर इंस्टॉल होने शुरू हुए थे तो हर बैंक का एम्प्लॉय यही कह रहा था कि अब बैंक में नौकरियां नहीं बचेंगी। राइट। अगर आप देखेंगे उस टाइम से लोग सड़कों पे थे। हाँ, उस टाइम से आज तक नंबर ऑफ बैंक्स कितने बढ़ गए, बैंक की ब्रांचेस कितनी बढ़ गई और उनके अंदर नौकरियां कितनी बढ़ गई। तो टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है और एक नए सेट ऑफ एवेन्यूज क्रिएट करती है। अब वही सिचुएशन एआई के साथ है। आप अगर ये देखो कि आपके घर में अगर आप जैसे अलेक्सा या सीरी या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, इससे किसी की नौकरी गई? नहीं गई। लेकिन इसको बनाने में और बहुत सारी नौकरियां क्रिएट हो गई हैं। तो जो ये जॉब मार्केट है ये ट्रांजिशन होता रहता है कंटिन्यूअसली। नया सेट ऑफ नौकरियां ब्लॉकेज ना माने कुछ। तो ये सोचना कि इससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कुछ खत्म भी होंगी, ऐसा नहीं है कि एआई मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी तभी आएगी जब कुछ जो मुंडेन टास्क हैं, जो वो आपके सिंपल टास्क हैं, वो ऑटोमेट हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ में नए सेट ऑफ जो जॉब्स हैं वो क्रिएट भी होंगी। तो नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो लोग सीखने के लिए नहीं तैयार हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि बस यही जॉब चलती रहे, उनके लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होती रहेंगी। एक ऐसे टॉक्स की मुझे इनपुट से याद है कि वो लोग कह रहे थे कि हेल्थ में जब एआई क्या हुआ तो अफ्रीका जैसे जगहों पे जहाँ पे सीटी स्कैन एमआरआई की मशीनें बिल्कुल रेयरेस्ट हैं, वहाँ पे कितना लैक्स ऑफ डेटा अगर पहले से कई लोगों के रिकॉर्ड हैं तो बड़ा इम्पैक्टफुल होगा कि अचानक से मतलब वहाँ तक पहुँचना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बहुत बड़े देखिए, जैसे हमारे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ अफ्रीका में भी है। क्योंकि अफ्रीका में फिर अडॉप्शन अभी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ भी सेम डेवलपमेंट पाथ फॉलो होगा और हो रहा है। जैसे हमने अपने सॉल्यूशंस हम लोग अफ्रीका में भी लेके जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में लेके जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। बेस्ट रिस्पॉन्स कहाँ से है? मतलब फ्रॉम दैट लाइक पब्लिक आल्सो एंड फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर ऐसे जो भी आप कह सकते हैं? आई थिंक हर जगह अच्छा रिस्पॉन्स है। स्वास्थ्य की जरूरत है। हाँ, हेल्थ का एक ऐसा टॉपिक है कि कोविड का बाद पूरी दुनिया को एक नया पर्सपेक्टिव मिला है। तो उस नए पर्सपेक्टिव में सबको हेल्थ की वैल्यू भी रिकग्नाइज हुई है कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये भी रिकग्नाइज हुआ कि इसका इम्पैक्ट क्या है। एक चीज़ जो मैं मतलब एआई को लेकर तो हम दिन भर बात कर सकते हैं, मुझे समझना है कि आपके जो स्पेसिफिक कौन सी जो स्टार्टअप है, मतलब अगले 2 से 3 साल 5 सालों में क्या दे रहा होगा इस देश को और इस जनरेशन को क्या सिखा रहा होगा? देखिए, जो हमारा प्राइम मोटिव है वो हमारा ये है कि कैसे जो हमने चैलेंजेस कोविड टाइम में फेस किए हेल्थ में, उनको कैसे मिनिमाइज करें, कैसे हमारी और आपकी लाइफ में हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स आए। तो ये हमारा है कि कैसे हम हर सिटीजन, हर पेशेंट को टच करें और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व करें, उनका एक बेटर एक्सपीरियंस लाएं और एक बेटर क्लिनिकल आउटकम्स उनके पास में हों। उनको अननेसेसरी क्या बोल एडवर्स आउटकम्स नहीं होने चाहिए, उनको अननेसेसरी हैसल्स नहीं होने चाहिए। तो हमारा मोटिव यही है। फाइनेंशियल बड़ा एस्पेक्ट है, हेल्थ के इलाज कराने में लोग टूट जाते हैं। और देखिए, कॉस्ट ऑफ हेल्थ तो इंक्रीज होती रहेगी। ओके, क्योंकि मतलब अच्छा डायरेक्शन में एआई के इमर्ज होने से कॉस्ट ऑफ हेल्थ का क्या? एआई के इमर्ज होने से जो चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं थी वो भी हो जाएंगी। ओके, जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे जो रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पे लोग कभी एक्सरे नहीं कराते थे, कभी कुछ नहीं कराते थे, अब हम वहाँ पे मशीन्स पहुँचा के करा सकते हैं और उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो एआई का इम्पैक्ट है कि
हेल्थ फॉर ऑल। ओके। हम हर लास्ट पर्सन तक उनकी हेल्थ को हम मेजर कर सकें, मॉनिटर कर सकें, हेल्प कर सकें। दूसरा जो आपको पता होगा कि हम लोग बहुत पहले बात करते थे कि लोग चेहरे पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात। राइट। आपको सरप्राइज होगा कि आपके फेस से, जस्ट आपकी फेस इमेज से हम आपके 18-19 वाइटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो भी चेहरे पढ़ने जैसा ही है। तो काफी जो है एआई ये पॉसिबल कर रहा है। एआई ये पॉसिबल कर रहा है कि हमारे अवेयरनेस जो है हमारी हेल्थ की, आप अपनी स्लीप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आपका वाइटल्स कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सकते हैं। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो पता लग जाएगा, बीपी कम हो रहा है तो पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, एक इंडिविजुअल के हाथ में टूल्स हैं। बेस्ट है कि बीमार नहीं पड़ो, उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल जाना ही क्यों। जो एक एआई और हेल्थ के कॉम्बिनेशन में जो जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं उसको लेकर एक जो इन्वेस्टर्स हैं और जो भी वीसीज हैं उनकी क्या अभी रिएक्शन है, उनका कितना इंटरेस्ट है और वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर्स के केस में क्या है कि हमें पहले समझना होगा कि उनका ऑपरेटिंग मॉडल क्या है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो चाहे वो आपके प्राइवेट इक्विटी हो, वेंचर फंड्स हो, एंजल नेटवर्क्स हैं, ये सभी लोग एक कैपिटल रेज करते हैं। हम बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से या डिफरेंट फोरम से, और वो इस प्रीमाइस पे रेज करते हैं कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। तो जब वो इन्वेस्टर्स एक हाई रिटर्न के लिए उन्होंने कैपिटल रेज की है, तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी कंपनीज में जो बहुत फास्ट ग्रो कर सकती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि उनका जो पीरियड होता है जनरली वो 5 to 7 ईयर्स के लिए कैपिटल रेज करते हैं। तो अब उनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए जो एक कॉन्सेप्ट है या एक सॉल्यूशन है जो मार्केट में प्रूव हो जाए, और प्रूव हो करके फिर वो उसको बहुत ही फास्ट ग्रोथ मोड में ले जा सके। तो जब भी कोई स्टार्टअप, अगर उनको इन्वेस्टर मनी चाहिए, इन्वेस्टर फंड्स चाहिए, तो पहला काम उनको ये देखना होगा कि जो उनका सॉल्यूशन है वो रैपिडली स्केल हो सकता है कि नहीं। फिर स्केल करने के लिए एडिक्वेट मार्केट है कि नहीं। मान लीजिए आपने सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा है, स्केल भी हो जाएगा, बट मार्केट उतना बड़ा नहीं है, तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो ये दो चीजें, दैट एक मार्केट अच्छा है जिसको हम बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और सेकेंड की सॉल्यूशन कैन रैपिडली स्केल, ये दो चीजें उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने चैलेंज किस तरीके से, मतलब चैलेंज कहूँ या फिर जो भी आपको इसमें कितना आसान रहा, या फिर आपने रेज किया या अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से चल रहे हैं, कैसे आप और तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोगों ने इसको एज ए बूट स्ट्रैप ही शुरू किया, और अभी तक हमने कोई कैपिटल रेज नहीं किया। ये हमारा 3rd ईयर ऑफ ऑपरेशन है, और इस 3rd ईयर में अब हमारे पास एक क्लाइंट बेस है, हमारे पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। तो अब हमको कैपिटल की ज़रूरत होगी जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसको फर्दर स्केल करने के लिए। तो उस स्टेज पे अब हम लोग प्लान कर रहे हैं फंड रेज करने का, क्योंकि जो सॉल्यूशंस है वो प्रूवन है, क्लाइंट बेस एक अच्छा है, और वो क्लाइंट बेस एक्सपेंड कर सकते हैं हम फास्ट। तो अब ये राइट टाइम है जब इन्वेस्टर्स उसमें, इन्वेस्टर दो तरीके से, मतलब हर इन्वेस्टर की एक फिलॉसफी है। कुछ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज में, जहाँ पे हम सीड लेवल कहते हैं, कि जब एक आइडिया है, उन्होंने आइडिया पे इन्वेस्ट किया और फिर वो उसको ग्रो करके वो उससे एग्जिट हो जाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हैं ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं जो आइडिया है वो प्रूवन है, आइडिया वैलिडेट हो गया है, और उसके ऊपर फिर उसको वो स्केल करने में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी लेंगे जिसने अभी मार्केट को पेनिट्रेट नहीं किया पूरी तरह, बट कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, और वो फिर उसका मार्केट ग्रोथ सिग्निफिकेंटली फास्ट कर देंगे। तो हर इन्वेस्टर की एक फिलॉसफी है जिसपे वो
इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या देखना है कि आप किस स्टेज में हो और आपके लिए कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड होंगे, उनका जो क्राइटेरिया है वो आप मैच कर सके नहीं करते। अभी बहुत सारे लोग जैसे फाउंडर्स की जर्नी देखते हैं, बहुत सारे उनकी प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उसके बिहाफ पे भी लोग कहते हैं कि मतलब देयर इज़ अ कॉमन सेइंग, माइट बी इट इज़ राइट और रॉन्ग, कि कितना कहानी कितनी मजबूत है फाउंडर्स की, अब उसके नाम पे भी इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ। तो इज इट राइट? और सच है, वो बहुत सच है। देखिए, जब आप बहुत अर्ली स्टेज में हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं किसी को समझ में आएगा तो कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा। लेकिन इन्वेस्टर्स का क्या है कि दे लुक फॉर फाउंडर्स और जो कोर टीम है, इसलिए कि कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। बिल्कुल चलेंगे। जो आपने सोचा कि ये चीज़ मार्केट में चलेगी, ये चीज़ सक्सेसफुल होगी, कई बार नहीं होती है। बट अगर टीम स्ट्रांग है, अगर लोग अच्छे हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ड पिवट, कि वो चेंज कर लेंगे और चेंज करके कुछ नया बनाएंगे जो कि और बेटर हो सकता है। तो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स सिर्फ फाउंडर्स या द कोर टीम पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको आइडिया क्लियर है, आप उसको एज ए स्टोरी नरेट कर सकते हैं, उस स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक तरीके से। बहुत आपके साथ जो है बहुत पीसफुल कन्वर्सेशन हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप मीटिंग अपना फिनिश कर ले, फिर 10-15 मिनट में मैं कुछ और चीज़ों पर भी बात करने वाला हूँ। तो आई नीड योर 15 to 20 मिनट मोर, सो विल टॉक अबाउट योर अदर थिंग्स लाइक टीम एंड Sure. Okay, so you can attend your meeting, sir. Okay? Thank you. सर, मैं देख रहा था कि बहुत सारे आप मतलब टीम के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो बीच में हमने इसीलिए ब्रेक लिया था कि चलिए आप अपने मीटिंग वगैरह करें। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में, चाहे स्टार्टअप हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, टीम कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से उसको एक मेन रूप दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनली उसको एक बार शुरू में इनिशिएट करते हैं, बहुत सारी टीम बनाते हैं और चीज़ें जर्नी शुरू होती है। तो आपका इस पर क्या टेक है, आप कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होती है। तो जब आप शुरू करते हो तो आपको लगता है कि यू नो इट ऑल। ओके, कि सब कुछ है, मतलब मैं सारा काम कर लूँगा, हम ब्रह्मास्त्र। हाँ। और उसके बाद में फिर रियलिटी काइंड ऑफ हिट्स यू। ओके। और लगता है कि दिन में 24 घंटे हैं, काम इतना सारा है। फिर पहला जो एक चैलेंज होता है एक फाउंडर के लिए, स्टार्टअप के, कि कैसे मैं लोगों पे ट्रस्ट करूं। ओके। कि वो सारा काम वैसे ही करेंगे जैसे मैं चाहता हूँ, अच्छे से करेंगे, अपना समझ के करेंगे, मेरी तरह डेडिकेशन। एग्जैक्टली सेम फीलिंग। तो फिर टीम एक्सपैंड होनी शुरू होती है। अब जब टीम एक्सपैंड हो रही है तो एक और रियलाइजेशन होता है कि अगर आपको अच्छे लोग हायर करने, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो टॉप टैलेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में चला जाता है, कैंपसेस में, तो अच्छे कॉलेजेस में जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं उनको जाके ज़्यादा पैसे भी देते हैं और हायर भी करते हैं। तो जब आप हायर करने जाते हो आपके पास ब्रांड नेम भी नहीं है। बिल्कुल, हाँ। आपके पास इन जनरल इतने पैसे भी नहीं होते हैं। तो कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करो, कैसे हायर करो? तो पहले आप जनरल मार्केट देखते हो, लेकिन जनरल मार्केट से उतना सक्सेस नहीं मिलती, तो यू लुक इनटू योर नेटवर्क। ओके। तो जो नेटवर्क से हायरिंग है इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं काफी टाइम से, उन्होंने आपके साथ में काम किया हुआ है, आपको उन पे ट्रस्ट है, उनको आप पे ट्रस्ट है। तो फर्स्ट जो सक्सेस होती है स्टार्टअप में वो यही होती है कि जब आप अपने नेटवर्क से लोगों को हायर करें। ओके। अब जब लोग हायर हो जाते हैं तो सबसे पहला शॉक होता है कि मोस्टली अगर आपने लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे फैसिलिटीज होती हैं। अब स्टार्टअप में तो ऐसा कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, तो उनके लिए भी शॉक होता है कि have they made a right decision to come with you। और वहाँ पे फिर वो ट्रस्ट और फेथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वंस एक बार जो थोड़े इनिशियल सेट ऑफ टीम आ गई, तो जनरली स्टार्टअप
फाउंडर्स का एक ये चैलेंज रहता है कि वो टीम को कैसे एडिक्वेटली यूज करें, ओके, कैसे उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज Assign असाइन करें। जिन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं वो लोग तो इसको बहुत जल्दी से सेटअप कर लेते हैं, बट अदरवाइज इसमें बहुत स्ट्रगल होता है। ओके। और फिर जब एक बार टीम बन गई तो उसको मोटिवेट रखना है। आपकी क्या इसको लेकर एक्सपीरियंस रही, मतलब? तो मैं थोड़ा सा लकी रहा इस मामले में, बिकॉज काफ़ी साल काम किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कैंपस के बाद में अपनी फर्स्ट जॉब मेरे साथ शुरू की थी। तो उन लोगों को लास्ट 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे उतना डिफिकल्टी नहीं हुई इनिशियल सेट ऑफ टीम को, मेंबर्स को हायर करने में। लेकिन एक बार हायर करने के बाद में अब उनका जो एक एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करना थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन मतलब टचवुड सो फार वी हैव बीन सक्सेसफुल। जो हमारी टीम है वो एडिक्वेटली सपोर्टेड है। शुरू में हमारा टाइम थे जब हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो बहुत चैलेंजेस थे और हर किसी को एक्सप्लेन करना टफ होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है आपके पास में। तो जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि सो फार लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ में मैंने काम किया उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और हमारी उन लोगों के साथ एक ट्यूनिंग है, एक फ्रीक्वेंसी मैच करती है। उसमें भी बहुत फायदा हो जाता है क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं करना उनको। दिन में 24 घंटे ही हैं, अब उसमें कितना कर सकते हो, जितना टाइम अगर बहुत ही ब्रांड न्यू टीम है तो उनको एक्सप्लेन करने में छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत टाइम निकलता है। एक तो वो एक कम्युनिकेशन के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस समटाइम, सो वहाँ पे बहुत क्लैशेस जनरेट होते हैं। वी इवैल्यूएट देयर लाइक आउटकम्स थ्रू द लाइक कि क्या उन्होंने किया, क्या उससे रिजल्ट मिले। उस दौरान जो नए टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो नए अभी टेक के लोग आ रहे हैं और जो सीख रहे हैं चीज़ें, उनको कैसे इन्वॉल्व करना और मेंटेन रखना, मतलब आपने? देखिए, जब आप स्टार्टअप रन कर रहे हो तो आपके पास बहुत स्कोप नहीं होता गलतियां करने का, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो एक जो चीज़ सबसे टफ होती है वो ये है कि हायर फास्ट बट फायर फास्टर। जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, स्टार्टअप की एक एक्सपेक्टेशन है। इट्स लाइक बहुत ही हाई गियर में ये रन करता है। जो काम हम लोग एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 6 महीने में करें, वहाँ पे हम 1 वीक 2 वीक में कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन वही है। तो उस केस में जो नहीं फिट हो रहा है उसके ऊपर आपने बहुत टाइम स्पेंड किया तो प्रॉब्लम है। तो इस चीज को एक फाउंडर को एक्सेप्ट करना, जैसे अगर आपने काफी साल जॉब की और आपने मान लीजिए कभी किसी को लाइफ में फायर नहीं किया है, तो वो अपने आप में बड़ा एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी से बोलो कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो इसलिए यू आर नॉट नीडेड एनी मोर। तो वो एक लर्निंग होती है और वो करने से ही पता लगता है कि कितना टफ होता है किसी को ये बताना। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आपकी कंपनी का सर्वाइवल क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इसके उसमें जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो बहुत क्रिटिकल है। और परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि कोई आपकी एक नीड है, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आप एक प्रोडक्ट को एक तरीके से बिल्ड कर रहे हो जो उससे अलाइंड है, वो आपके लिए सक्सेसफुल है। ये किसी का इंडिविजुअल का जजमेंट नहीं है, ये जजमेंट आपकी नीड्स का है और उसके मैचिंग का है। तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब बैड डिसीजन इज स्टिल अ डिसीजन, नो डिसीजन इज अ प्रॉब्लम। स्टार्टअप में इतना टाइम ही नहीं है आपके पास में कि आप डिसीजन ना लो और आगे मत बढ़ो। बात की कि मतलब डिसीजन लो, अगर बुरा होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप उससे सीखोगे और उसको फिक्स करोगे, पर नहीं डिसीजन लिया तो प्रॉब्लम है। मतलब ये मुझे लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस, एक समझ, वो टाइम के बाद ही आता है। मुझे कहने में चकना नहीं चाहिए बिकॉज आई एम यंग वन। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दे नो some people better and they are my friends, मेरे colleague हैं, इनके साथ we can start something and we can build।
तो उस दौरान ये बहुत होता है, मतलब जो आपसे सुन रहा हूँ मैंने, आई हैव सीन पीपल अराउंड मी। अब बेसिकली जो टेक में जो लोग आ रहे हैं उनकी एक ट्रेडिशनल अभी बीटेक की स्टडी रही है, लाइक यू आर टॉकिंग फ्रॉम 90s टू टिल नाउ, व्हाट हैज बीन चेंज देयर एंड व्हाट इज द, मतलब क्या आगे चेंज किस तरह के ओरिएंटेशन में आएगा? तो अगर जो कोई सुन रहा हो, जो कोई समझ रहा हो उसको, कि मुझे इस तरह के लोगों को अपने साथ, अगर इफ आई एम इनटू टेक स्टार्टअप, एआई और इन सब चीज़ों में हो, तो रखना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। देखिए अभी 2-3 ट्रेंड्स हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक ट्रेंड है कि जैसे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत फास्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, बट फिर वहाँ पे लोग बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो उतना फास्ट इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो अगर डिपेंडिंग ऑन आपका क्या बजट है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, आपको टारगेट करने होंगे लोग। तो जो सेकंड टियर और थर्ड टियर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो एवोल्यूशन है, जो कॉलेजेस हैं वो उतना फास्ट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे मैं पर्टिकुलरली एआई के फील्ड में बोलूँ, अभी भी एआई के फील्ड में कितने कोर्सेज हैं, कॉलेजेस में आप जाएंगे तो अभी भी बहुत सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज ही रन हो रहे हैं। वी कैन एक्सपेक्ट कि बीटेक इन एआई, यस इट शुड बी बिकॉज ये पूरा एक फील्ड है और इस फील्ड में आप 4 साल सीख सकते हो। इतना कुछ सीखने को है, इतने स्पेशलाइजेशंस हैं। तो जैसे अभी तक हमने बहुत ही रेयरली इंस्टीट्यूट्स का नाम सुना जिनमें बीटेक इन एआई है। मतलब मैंने नहीं सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने 1-2 का नाम मैंने सुना है। और पहले तो कोर्स एस्टैब्लिश करें, फिर कोर्स का कंटेंट भी होना चाहिए। दैट्स द मेन चैलेंज। तो वहाँ पे बहुत चैलेंज है, अभी भी बहुत चैलेंज है जो फास्ट अडॉप्शन की बात कर रहे हैं। जो इंडिया के बाहर कॉलेजेस हैं और जो उस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज मैं न्यूज़ फॉलो करता हूँ रिगार्डिंग एआई एंड टेक, सो उसमें कि यूएस के प्रेसिडेंट अभी बैठे थे, जितने भी फाउंडर्स हैं जो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड ही हैव मेड हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि कैसे जो है अब आगे का नेक्स्ट स्टेप होगा एआई को लेकर, बिकॉज माइट बी दे आर लुकिंग इनटू सम सीरियस स्टफ इन थ्रू द टेक। इंडिया में कितना उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से अबाउट एआई नॉट हेल्थ? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से लिमिटेड एफर्ट है। जैसे इंडिया ने अपनी एआई पॉलिसी तो पब्लिश कर दी थी आई थिंक 2018 में। एक नेशनल एआई फ्रेमवर्क भी बना दिया। लेकिन वो हमारा जो कॉलेज सिस्टम है, अभी भी हमारा कॉलेज सिस्टम बहुत स्ट्रक्चर्ड है। मतलब एक फिक्स्ड कोर्स है और इस फिक्स्ड कोर्स में फिक्स्ड सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको ऑप्ट करते हैं। जैसे यूएस में क्रेडिट्स का सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप से स्पेसिफिक कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं बियॉन्ड देयर कोर्स। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी इतनी नहीं है इंडिया में जितनी जैसे यूएस में है। तो इसलिए यूएस में अगर कॉलेज नहीं भी अडॉप्ट कर रहा है या उतना फास्ट नहीं मूव कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स फास्ट मूव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलेज पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो उतना फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब ये कुछ रूट कॉज हो सकता है कि भाई भारत में इतनी बड़ी आबादी हो चुकी है, अब नंबर 1 है, तो रोटी कपड़े मकान का जो संघर्ष है शायद वो हमें मतलब लंबा अभी लेगा टाइम इस चीज़ को बिल्ड करने में। ऊपर तो बहुत टॉप जा रहे हैं लेकिन नीचे भी उतने ही हैं अभी, मुझे ऐसा। देखिए हम 140 करोड़ हैं। 140 करोड़ का मतलब है कि आप पूरा यूरोप अमेरिका सब कुछ मिला दो राइट। तो इंडिया को हमें देखना चाहिए कि हम बहुत सारी कंट्रीज एक साथ हैं। अगर आप सोचना शुरू करो कि पॉपुलेशन में एक अगर आप टॉप 330 मिलियन 33 करोड़ ले लो तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ यूएस। यूएस की पॉपुलेशन जैसे 33 करोड़ है। ऐसे ही अगर आप इसको सेगमेंट में डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। यूपी का पॉपुलेशन राइट 22 करोड़ 23 करोड़ लोग हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन होगी जो स्ट्रगल कर रही है। उनकी नीड्स अलग हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम अलग है। गवर्नमेंट इतनी सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए चला रहे हैं, बट देन और 60-70 करोड़ लोग हैं जो ठीक कर रहे हैं, है ना, जो कि यूएस की पॉपुलेशन का डबल है। बिल्कुल।
तो ये आप इस पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे वो इश्यूज उतने ज्यादा नहीं हैं। यहाँ पे ज्यादा बेटर इनोवेशन भी हम ड्राइव कर सकते हैं। तो हमें पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर हम जो कहते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएं, तो उसके हिसाब से हमें ड्राइव करना होगा। एक इंटरेस्ट, मतलब ऐसे इंटरेस्ट है मेरा समझने के लिए कि बाहर के जो स्टूडेंट हैं, मतलब फ्रॉम द अदर कंट्रीज लाइक इन आईटी सेक्टर, और इंडिया का एक अलग अपनी रिकॉग्निशन है, क्या है मतलब ये, हम कोई स्पेसिफिक तौर पे या कोई हमारा ज्यादा उसमें और अप्रोच है? बाकी इनोवेशंस में तो पीपल आर लाइक दे आर ग्रोइंग, उस पे कुछ? हाँ, देखिए, अगर आप देखना शुरू करो, जैसे आप अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूके ले लो, वहाँ पे स्टूडेंट कौन है? इसमें लार्ज नंबर स्टूडेंट तो इंडियंस ही हैं। ओके, इंडियंस और चाइनीज हैं अभी तो पढ़ने के। अगर आप वहाँ पे स्टार्टअप्स देखोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर इंडियंस का ही है जो शुरू कर रहे हैं। तो फ्रॉम उस पर्सपेक्टिव से इंडिया का ही टैलेंट है जो बहुत जगह पे वहाँ पे भी जाके बड़े काम कर रहे हैं। जस्ट एनवायरनमेंट अलग है। अब पिछले कुछ सालों में इंडिया का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चेंज के साथ में अब इंडिया के अंदर पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही हैं। बट ये है कि अगर हमें 100% करना चाहिए तो अभी 10-20% हुआ है। अभी हमारी बहुत लंबी जर्नी है, बट बहुत ऑप्टिमिस्टिक जर्नी है, क्योंकि अगर जिस रेट से हम चेंजेस कर रहे हैं, इस रेट से अगर हमने इवॉल्व किया, जैसे इंडिया अब यूनिकॉर्न्स क्रिएट करने में थर्ड लार्जेस्ट हो गया है, थर्ड नंबर पे पहुंच गया है। ऐसे ही अगर कुछ और साल रहा तो ये लार्जेस्ट भी हो सकता है, हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं और बहुत ज्यादा हैं। हमने बस वो जर्नी थोड़ा लेट शुरू की है और अब उस जर्नी में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ओके, एक मतलब सवाल इस तरह से मैं समझूं कि बहुत सारे ड्यूरिंग द ग्रोइंग अ बिजनेस, बिकॉज समटाइम पीपल से दैट कि उनके बैकग्राउंड्स जो होते हैं, सो दे बिल्ड देयर बिजनेस और उनके पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाना चाहिए, मतलब सर्टेन पीपल, सर्टेन कम्युनिटी। तो उस सिचुएशंस में क्या होता है कि मतलब एक लेगेसी होती है कि भाई ये बिजनेस कर रहे हैं लोग, तो वो करना उनके लिए ऑब्वियस होता है। माइट भी कि आपकी अगर वैसी जर्नी नहीं रही है जहाँ पे कोई एक बिजनेस स्टार्ट करे, चीज़ें करें, तो उस दौरान डर लगता है कभी कभी कि भाई हम रिस्क ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये अपनी बहुत बहुत ही डीप टॉपिक है ये। इसका क्या है कि हमारे एक एजुकेशन का चैलेंज है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। वो कहीं नहीं है। आप 12th तक चले जाइए, कॉलेज में पढ़ लीजिए, कोई आपको ये नहीं सिखाता है कि आपको कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है, कैसे आपको मनी को मैनेज करना है। ये आज की डेट में एक बेसिक स्किल है जो बच्चों को 7th-8th ग्रेड में ही सिखा देना चाहिए। तो जैसे हम कम्युनिटीज की बात करें, जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, जो वैश्य कम्युनिटी है, या जो सिंधीज हैं, मारवाड़ीज हैं, उनको बच्चों को ये नॉलेज जो मैनेजमेंट ऑफ मनी है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस है, बचपन से ही मिलता है। देखिए, जिसका बिजनेस है ना, वो बचपन से जाके उसको देखता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसके इर्द-गिर्द की कहानियों को सुनता रहता है, वो रोज सुनता है कैसे मैनेज करना है। ये एक बड़ा गैप होता है जो हम नहीं रियलाइज करते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टअप शुरू कर देते हो, आपका सिग्निफिकेंट फोकस मनी मैनेजमेंट होता है। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का पर्पस क्या है? बिजनेस का पर्पस है कि आप इनकम जनरेट करें, उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको मैनेज करें और लास्ट में प्रॉफिट बनाएं इससे। इस प्रोसेस को आपको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट और एक सिग्निफिकेंट प्रायोरिटी हो जाती है। तब आपको लगता है कि हाँ, ये हमने नहीं सीखा, और ये सच है। मतलब जो हमारे यहाँ, जैसे हमारे ऑफिस में भी जो एम्प्लॉयज है जिनकी बिजनेस बैकग्राउंड है, तो उनसे मैं खुद ही सीखता हूँ कि आप लोग इसको कैसे करते हो, कैसे आप कैश फ्लोज मैनेज करते हो, कैसे इसको चलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं उनके पास में जो उनको नेचुरल हैं, क्योंकि उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट है। टीम बनाते समय ये बात भी ध्यान रखें, ऐसे कोई अगर आपको ऐसे मिले लोग तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको रियलाइज नहीं होता ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कितना मेक और ब्रेक हो सकता है अगर आपने
फाइनेंशियल्स को मैनेज नहीं किया मतलब प्रॉपर्ली। एक मैं सुन रहा था, एक मेरे दोस्त है उन बिजनेस फैमिली से आते थे, मेरे को टॉकिंग की माइट भी ऐसे मजाक में ही कि हम लोग बचपन से जब पैदा होते हैं तो हमारे नाम की एक डायरी बन जाती है हाँ। कि तुम्हारे पे जो भी खर्च होता है उस पूरी डायरी में लिखा जाता है टिल यू अर्न। हाँ। तो उससे लिखा जाता है कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्च हुआ है और तुम इसका देख लो हिसाब किताब कैसे करोगे। सही बात। तो मतलब अगर ऐसी चीजें है तो एक मुझे लगता है ठीक है, एक मनी मैनेजमेंट जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर होना है, और जब भी कोई स्टार्ट कर रहा है अपनी चीजें तो उसके लिए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। जस्ट ए बहुत डिफरेंट थॉट, जब आप एक्चुअली पैदा होते हैं तो आप इस अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? उसका भी एक हिसाब होना चाहिए कि आपने क्या वापस दिया और क्या बिल्कुल लेके गए यहाँ से, क्योंकि ये रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है। बिल्कुल लिमिटेड। मतलब वही चैलेंज तो अब क्रिएट होने जा रहा है एनवायरनमेंट को लेकर। हमारा जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है वो इसीलिए हैं क्योंकि हम उसका हिसाब नहीं करते। अभी मतलब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉक, मतलब ओवरऑल आप अपने पूरे इस जर्नी से हाउ मच सेटिस्फाइड यू आर लाइक विथ योर जर्नी एंड विथ योर लाइफ? आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। जब तक मैंने नहीं शुरू किया था स्टार्टअप तब तक लगता था कि कुछ मिसिंग है। ओके, यू नो देयर इज समथिंग मिसिंग। आई थिंक इट्स वेरी फुलफिलिंग। ओके, द जर्नी इज फुलफिलिंग, जर्नी इज वेरी फुलफिलिंग। चाहे आप सक्सेसफुल हो या ना हो, बट जो लेसन्स लर्न हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसकी कोई अनमैच्ड वैल्यू है, उसका कोई आप वैल्यू लगा ही नहीं सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि it gives a kind of, it's like being a father, being a parent. Okay. You know, जिस दिन आपके बच्चे होते हैं, when you become father, तो more than anything it's a fulfillment. Yes. Right? ऐसे ही when you create a company, it's a fulfillment which you seek in your life. आपके पूरे कैरियर में ये एक पार्ट है जो मिसिंग रहता है। बहुत सारे लोग फील करते हैं, उनका होता है कि बस एक बार एक अपनी कंपनी खोलनी, एक कंपनी चलानी है, सबका रहता है अपना बिजनेस करना है, कुछ तो ऐसा करना है। तो वो एक डिजायर है जो आपकी फुलफिल होती है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। दैट्स गुड। एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है, बहुत सारे अभी नए स्टार्टअप हुए 5-7 सालों में, अच्छे प्रॉब्लम्स पे हुए, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री में हुआ है, मान एजुकेशन में हुआ, और भी मतलब क्लोथिंग्स को लेकर कह सकते हैं, या फिर टेक बेस्ड जो भी हो रहे हैं, करोड़ मतलब बहुत सारा पैसा एक किसी यंग व्यक्ति को दिया जाता है कि तुम ये बर्न करो, तुम खर्च करो, चीजें करो। क्या ये प्रोसेस ठीक है? मतलब 200-500 करोड़ की संपत्ति लगाई जाती है किसी पे, किसी के एक आइडिया पे, चीजें पे। कई बार होता है कि उसका 10 साल 15 साल बाद आउटकम्स बिल्ड हो रहा होता, कई बार होता है कि नहीं, वो कुछ ऐसा इनिशिएटिव, ऐसा इनोवेटिव थॉट है, आइडिया है जिसको वैल्यू हो सकता है, लेकिन मतलब वो मुझे कहना है कि एक ही जगह पे ना करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से होने का कोई, आप अपना वोट करके पूरा कंट्री एक व्यक्ति को सौंप देते हो। हाँ, राइट। आप सारे रिसोर्सेस एक व्यक्ति को सौंप देते हो, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। बट जोक्स अपार्ट, आई मीन ऑन द साइडलाइन की ये कौन सा पैसा है? मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास चॉइस है कि मैं बैंक में डाल के एफडी कर दूं, मुझे 8% रिटर्न मिल जाएगा, मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं 12% रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे 20% रिटर्न चाहिए, 22% रिटर्न, 24% रिटर्न चाहिए, तो क्या और ऑप्शंस है? तो हर कोई अपना डिसाइड करता है कि मुझे कितना सेफ रखना है और कितने पे रिस्क लेना है। ये पैसा आपने एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जो वेंचर कैपिटल फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है। अब उनको क्या है कि उनको पता है कि आपको हाई रिटर्न्स चाहिए देना, इसके लिए रिस्क भी लेना होगा। और रिस्क लेकर के अगर उन्होंने 10 जगह उसको इन्वेस्ट किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल हुई, 9 नहीं भी हुई, तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया। तो ये मनी की एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो, और उस प्रोसेस को वो जस्टिफाइड प्रोसेस है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखना कि उन 9 लोगों को ने एक मनी वेस्ट किया। एक दूसरा तरीका ये भी है कि उन 9 लोगों ने
कुछ और सीखा, कुछ और इससे जनरेट किया। तो अब बहुत पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, मतलब उसमें कि आप डेटा बन के रहेंगे बाकी लोग। बट एंड ऑफ द डे जिसने भी तो पैसे इन्वेस्ट किए वो उसका पैसा और उसका डिसीजन है। ओके, है ना, आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये आपकी चॉइस है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट भी अगर स्टार्टअप्स में अगर पब्लिक के लिए ओपन हो गया है तो ये भी एक मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, तो आप पब्लिक को ओपन कर दीजिए, लेकिन पब्लिक को पता रहना चाहिए कि वो क्या कर इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। कि अगर वो 10 जगह करें तो हो सकता है 9 ना सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर वो 10वां सक्सेसफुल है तो उनको वो 20, 25, 30% रिटर्न मिल जाएगा। ओके, तो इसीलिए एज लॉन्ग एज कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, इट्स अ फेयर प्रोसेस। मतलब एक तरीके से हो सकता है कि ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन भी करे किसी तरीके से। आपका बैंकिंग सिस्टम क्या, यही तो प्रोसेस है, हम अपने सारे पैसे वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, बोर्ड से फिर फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। एनीथिंग इज वांट टू शेयर, लाइक ऐसा कुछ अगर आप कहना चाहें 30 सेकंड 1 मिनट से, तो आप यू कैन से अबाउट योर स्टार्टअप और आपकी जर्नी। इट्स कैमरा टू यू। Yeah, I mean, I just want to say thank you for really being here, talking to me, and everybody who is listening out there. This is a great experience. I mean, there is no second thought about it. Okay. And whenever you get an opportunity, create something. Okay. थैंक यू। आगे की बातचीत हम लोग ऐसे और भी फाउंडर्स और इनिशिएटर से बात करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट या फिर किसी भी तरीके से हमें सजेशंस देते रहें, क्योंकि हम इम्प्रूव करें अपने कन्वर्सेशंस को और भी मीनिंगफुल और आपके लिए फ्रूटफुल बनाते रहें। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो वी विल नॉट कट इट डाउन। सो वॉच इट। ओके, थैंक यू सर। Thank you so much. Really appreciate it.